मानुषी के मित्रों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुखातिब हो रही हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपने जिस माहिरता से कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट को संभाला, उसकी आज पूरे विश्व में सराहना हो रही है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के हेड्स ऑफ स्टेट इस ग्लोबल क्राइसिस से उभरने के लिए आपसे लीडरशिप रोल की उम्मीद कर रहे हैं। ये सम्मान सभी राष्ट्रवादी भारतीयों के लिए बड़े गौरव की बात है। कोरोना रोकथाम का बड़ा श्रेय हमारे कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी जाता है। इसके अलावा सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी जी भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि नेशनल लॉकडाउन से पहले ही 4 फरवरी को उन्होंने चाइना से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी, क्योंकि वहां पर कोरोना वायरस अपना कहर ढा चुका था। इस फुर्ती की वजह से भारत ने बहुत ही जल्द कोरोना के फैलने पर नियंत्रण पा लिया था और सारे देशों के लिए भारत एक मिसाल बन गया था। प्रधानमंत्री जी, एक तरफ आपने कोरोना की रोकथाम में प्रॉम्प्टनेस दिखाते हुए 24 मार्च को टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। हालांकि तब तक भारत की 130 करोड़ की आबादी में केवल 600 लोग ही इन्फेक्टेड पाए गए थे। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय, विशेषकर तबलीगी जमात को लेकर सरकार ने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं, जिनकी वजह से देश के लाखों करोड़ों लोग खतरे में पड़ गए हैं और देश की अर्थव्यवस्था भी ठप हो गई है। कृपया बताइए, इन ब्लंडर्स की जवाबदेही किसकी है? इन देशद्रोहियों के प्रति आपकी नरमदिली और अनोखी उदारता की वजह क्या है? द नेशन हैज़ अ राइट टू नो। सबसे पहला ब्लंडर आपकी सरकार का ये रहा कि आपने मार्च महीने में मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यमन जैसे देशों से तबलीगियों को भारत में एंट्री दे दी। हालांकि तब तक इन मुल्कों में कोरोना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। फैलती महामारी में मार्च 13 से 24 के बीच लगभग 16,500 तबलीगी निजामुद्दीन में आते जाते रहे। मरकज़ में हिस्सा लेने पहुंचे 824 विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीज़ा लेकर भारत आए थे और 15 मार्च के बाद उनमें से 600 से ज़्यादा लोग भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगे। टूरिस्ट वीज़ा पर आए व्यक्तियों को भारत सरकार नौकरी करने की इजाज़त नहीं देती, बिजनेस इत्यादि करने के अलावा कन्वर्जन्स के लिए प्रचार करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। परंतु कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज की तरह आपकी सरकार भी टूरिस्ट वीज़ा पर आए इस्लामिक और ईसाई मिशनरीज को धर्मांतरण के प्रचार की खुली छूट देती रही है। इनको कोरोना महामारी के दिनों में भी नहीं रोका गया। प्रधानमंत्री जी, ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी। 10 विदेशी तबलीगी जो निजामुद्दीन वाली मरकज़ का हिस्सा थे, वो 20 मार्च को ही तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव पाए गए और सुनियोजित ढंग से इधर उधर घूमकर दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर चुके थे। इसके बावजूद मरकज़ में ठहरे जमातियों को मार्च के अंत तक क्वारंटाइन नहीं किया गया। 15 मार्च को भारत में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 110 थी और तबलीगियों के कहर की वजह से 12 अप्रैल तक ये संख्या बढ़कर 8,447 हो गई। 18 अप्रैल की हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 14,378 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस में से 4,291 तबलीगी जमात से जुड़े थे। यानी भारत में कुल पॉजिटिव केसेस में से 30% यानी 30% केसेस जमातियों की वजह से फैले थे। ये आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज दिनांक 7 मई के दिन भारत में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 53,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। देश के कुल 720 डिस्ट्रिक्ट्स में से 377 डिस्ट्रिक्ट्स रेड या ऑरेंज जोन में आ चुके हैं। इसका बहुत बड़ा श्रेय जमातियों की सर है।
18 अप्रैल के बाद से सरकार ने जमातियों से जुड़े कोरोना वायरस फैलाव के आंकड़े देने ही बंद कर दिए। उनके पापों पर पर्दा डालने के लिए अब एक नया जुमला इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको सिंगल सोर्स की उपाधि दी गई है। पर यह जग जाहिर है प्रधानमंत्री जी कि देश में अधिकतर रेड जोन्स मुस्लिम मेजॉरिटी मोहल्लों में ही हैं, जिससे उनके आसपास गैर मुस्लिम इलाके भी ग्रसित हो रहे हैं। क्या आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस साजिश की खबर नहीं थी, जबकि तबलीगी नेता मोहम्मद साद मुसलमानों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए कई बार खुलेआम उकसा चुका था? इन सब प्रोवोकेशंस के बावजूद देश की राजधानी की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज क्यों निष्क्रिय रहीं? दिल्ली पुलिस ने अपनी दयनीय अवस्था का खुद सबूत देश को दिया जब निजामुद्दीन के एसएचओ साहब ने 24 मार्च को एक वीडियो स्वयं पोस्ट किया, जिसमें वे तबलीगी मौलवियों को बहुत विनम्रतापूर्वक समझा रहे थे कि उनकी मरकज़ लॉकडाउन की स्थिति में कानून का उल्लंघन कर रही है, इसलिए वे कृपया डिस्पर्स हो जाएं। एसएचओ को बार बार याद दिलाना पड़ा कि उनका ये वार्तालाप सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, पर तबलीगी जमाती टस से मस नहीं हुए। अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ और ऊपर सीसीटीवी कैमरा, तो उसका कोई पर्पस है? प्रधानमंत्री जी, प्लीज हमें समझाइए, क्या आपको इस देश की पुलिस की नाकामी और मजबूरी पर जरा भी तकलीफ नहीं हुई, जो 4 दिन बाद आपने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को तबलीगी जिहादियों के आगे गिड़गिड़ाने को भेज दिया? सारे देश का सर शर्म से झुक गया जब मीडिया में खबरें आईं कि 28 मार्च की रात को 2 बजे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब तबलीगी जमात के मौलाना साद और अन्य लीडरों के पास मिन्नतें करने पहुंचे कि जमाती कृपया कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए अपनी मेडिकल जांच करवाएं और क्वारंटाइन होने के लिए राज़ी हो जाएं। जो काम एक पुलिस इंस्पेक्टर या एसएचओ की जिम्मेदारी में शामिल है, उस काम के लिए आपने क्यों और कैसे अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को उनके पास गिड़गिड़ाने के लिए भेज दिया? ये तो समझाइए प्रधानमंत्री जी। तब तक ये स्पष्ट हो चुका था कि उनमें से कई जमाती कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और अन्य हजारों लोगों को संक्रमित कर चुके हैं। Many of those who had already left the Markaz had spread all over the country and hid themselves in mosques and madrasas in different parts of India. ऐसे में उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बजाय सरकार उनके सामने मिन्नतें तरले ही करती दिखी। हर प्रांत में हर रोज मुख्यमंत्री, बड़े अफसर, पुलिस कमिश्नर इत्यादि हाथ जोड़कर मिन्नतें करते दिखे कि कृपया तबलीगी अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आए ताकि सरकार इन्हें टैक्स पेयर्स के खर्चे पर टेस्ट कराए, सरकारी खर्चे पर इन्हें अच्छी मेडिकल सुविधा और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स और नर्सेज अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर इनकी जानों की हिफाजत करें। एंड व्हाट डू दे गेट इन रिटर्न? जहाँ जहाँ पुलिस व मेडिकल टीम्स छिपे जमातियों की तलाश में गई, वहाँ वहाँ उन पर पथराव हुआ। डंडों और सरियों से पीटकर उन्हें बाहर खदेड़ा गया। कईयों को भारी चोटें भी आई। पुलिस और डॉक्टर्स अपनी जान खतरे में डाल इन भीषण जमातियों को जब क्वारंटाइन के लिए लाए, तो भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। दूसरों को इन्फेक्ट करने के लिए उन पर थूकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत मानने को राजी नहीं, वार्ड में खुलेआम पेशाब और टट्टी करते दिखाई दिए। इंडिया टीवी की इस रिपोर्ट में डॉक्टर आरती बता रही हैं कि जिन जमातियों की दिन रात सेवा हॉस्पिटल स्टाफ अपनी जान पर खेल कर रहा है, उन्हीं डॉक्टर्स नर्सेस को संक्रमित करने के लिए जमाती अस्पताल की रेलिंग्स, बाथरूम्स के टैप्स, डोर्स, नॉब्स इत्यादि पर दिन भर थूक लगाते फिरते हैं। हाथ में लिख के सब जगह रब कर रहे हैं, दीवालों में, सिंक में, बाथरूम में, और ये बाहर निकल के जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, ये पूरी सीढ़ी पे चिपका रहे हैं थूक। इस वजह से हम लोगों को दिन में लगातार हर 2-2, 3-3 घंटे पे सैनिटाइज करना पड़ता है। डॉक्टर आरती ने ये भी कहा कि यदि हर वक्त अस्पताल में पुलिस तैनात न हो
और जमातियों के वार्ड को बाहर से ताला न लगाया जाए तो ये लोग दंगा फसाद कर देंगे और भाग जाएंगे। और उनको जबरदस्ती बंद किया जा रहा है, वो बाहर से ताले लगाए हैं और पुलिस अगर ना हो तो ये भाग जाएं बिल्कुल। बाकी किसी समुदाय ने कोरोना के दौरान दंगा फसाद नहीं मचाया, परंतु तबलीगी हर बात पर मारने पीटने को उतारू हो जाते हैं। इस क्राइसिस के समय इस देश के 5 स्टार होटल्स भी कोरोना पेशेंट्स को खाना भेज रहे हैं, पर चिकन बिरयानी नहीं मिली तो फसाद, खाना ठंडा हो थोड़ा सा या पसंद माफिक ना हो तो हॉस्पिटल की नर्सेस को अटैक करने लगते हैं। नर्सेस के कपड़े तक फाड़ने की नौबत आ गई। इन जमातियों द्वारा ब्रेन वॉश्ड मुसलमान वेंडर्स फल और सब्जियों पर थूक लगा लगा कर और पेशाब छिड़क कर बेच रहे हैं ताकि जो भी खरीदे वो किसी न किसी बीमारी से इन्फेक्ट हो जाए। प्रधानमंत्री जी, यदि तबलीगी अपनी मस्जिदों और मरकज़ की इमारतों से बाहर नहीं आना चाहते थे तो इसका सरल समाधान था कि आप जमातियों को उन्हीं की इमारतों में क्वारंटाइन कर देते। उन्हें खाना पीना उनकी जमात वाले देते रहते। आपको बस इतना ही करना था कि ना किसी को अंदर जाने दिया जाता और ना बाहर आने दिया जाता। बस खाना इत्यादि जो उन्हें चाहिए था वो पहुंचाते रहते। इस छोटे से प्रिकॉशन से कितनी जानें बच सकती थी। साथ में हमारे पुलिस और मेडिकल स्टाफ को इतने खतरे मोल नहीं लेने पड़ते और ना ही इतनी जिल्लत झेलनी पड़ती। प्रधानमंत्री जी, ये आपसे तो छुपा नहीं है कि इन सब हरकतों को कोरोना जहाद का गेम प्लान माना जा रहा है, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग की राजनीति का एक नया पैंतरा है। कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, अल्लाह का अज़ाब है आप लोगों के लिए। वेलकम टू इंडिया कोरोना वायरस। हमसे नागरिकता का सबूत मांगने वालों, मेरे रब की एनआरसी लागू हो गई है। अब वही फैसला करेगा कौन रहेगा और कौन जाएगा। और इन मौलाना ने तो ये बात खुद ही स्पष्ट कर दी। उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए। শুনছেন না শোনেন নে? তবে খুব শিগগিরই আমার কাছে যে খবর এলো, গত দুদিন ধরে দিল্লিতে মসজিদে আগুন লাগিয়েছে, মাইক পুড়িয়েছে। আমার মনে হয় মাসখানেকের মধ্যেই হয়তো এবার আযাব আসতে শুরু হতে পারে। তৈরি হয়ে যাও, আল্লাহ কবুল করে, বলুন আমিন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমার ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। प्रधानमंत्री जी, यदि भारी मात्रा में पुलिस अफसर और कांस्टेबल्स इन्फेक्ट हो गए, जैसा कि तबलीगी चाहते हैं, तो सोचिए इस देश का ये जिहादी लोग मिलकर क्या हाल करेंगे। इनकी मंशा तो आर्मी को भी इन्फेक्ट करने की है। 13 अप्रैल को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बहुत ही चौंकाने वाली बातें उजागर की गई। ये डॉक्टर शायद किसी आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं। उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल को लखनऊ कैंटोनमेंट की एक मस्जिद में से 12 तबलीगी छिपे पाए गए। इन छिपे क्रिमिनल्स की जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पुलिस को दी। बाहर निकलवाने पे पाया गया कि 12 के 12 कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे। आप सोचिए कि लखनऊ कैंटोनमेंट की मस्जिद में जाकर ही ये लोग क्यों छिपे, और उस डॉक्टर के वीडियो को फेसबुक से क्यों और किसने उड़ा दिया। क्यों ये बात को छुपाना चाहते हैं इस देश से। प्रधानमंत्री जी, चाहे स्यूडो सेक्युलरिज्म का आपको गला घोटना पड़े, पर कम से कम कैंटोनमेंट के आसपास की मस्जिदों को तो सील करा दीजिए, क्योंकि ये सब जिहादी अड्डे हैं। और ये जग जाहिर है कि ये तबलीगी चाहते हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी कोरोना वायरस की शिकार हो जाएं। प्रधानमंत्री जी, आपको मालूम ही होगा कि देश के अधिकतर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में ना तो बाजार बंद हुए और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है। ये देखिए दिल्ली में जामा मस्जिद और चांदनी चौक का नज़ारा। शायद यही हाल बाकी प्रांतों में भी होगा। जैसे पुलिस शाहीन बाग के जिहादियों के धरने के पास फटकने से डरती रही, जबकि उससे 3 महीने तक दिल्ली शहर के लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, वैसे ही मुस्लिम बहुल्य इलाकों में पुलिस की हिम्मत नहीं कि वो लॉकडाउन इन्फोर्स करा सके।
हालांकि वहां बाकायदा बाजार लग रहे हैं और उनमें पहले जैसी भीड़ नजर आती है। यदि देश की राजधानी में भी सरकार की हैसियत नहीं कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में देश के कानून लागू हो सकें, तो क्या इन मिनी पाकिस्तान के चलते ये देश सुरक्षित रह सकता है? सबसे चिंताजनक बात यह है कि डिटेन तबलीगियों पर बहुत ही हल्के फुल्के चार्जेस के तहत FIR दर्ज हुई हैं, जिससे इन्हें फ़ौरन बेल मिल जाएगा और चार्जशीट की भी नौबत नहीं आने देंगे ये जिहादी। इनके पास इतना पैसा है कि देश के बड़े से बड़े वकील इनके बचाव के लिए खड़े हो जाते हैं और इनके प्रति जुडिशरी भी बहुत उदार दिल बनी रही है। दिनांक 22 अप्रैल को आपकी सरकार ने एपिडेमिक एक्ट को अमेंड करके एक ऑर्डिनेंस लाया, जिसके तहत मेडिकल टीम्स पर हमले करने वालों को 3 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जी, इन्होंने केवल एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि ये लोग भारत को पूरी तरह तहस नहस करने की साजिश के तहत काम कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ इस नर्म दिली से काम नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी। These are human bombs commissioned to carry out mass murders. They need to be tried under laws dealing with terror attacks because their aim is to subvert India by paralyzing every institution, including the police, the army, and healthcare system. Some of them have openly declared that they want to carry out a genocide in India. Dear Prime Minister, thus far, some of them have been booked under the National Security Act, which only allows for preventive detention for a limited period of a person who is perceived to be a potential threat to public order. Detention under National Security Act does not entail any disability. Rather, they are treated as political detainees in jail. With NSA, they'll be out in no time, with renewed determination to destroy India, which they consider as their Mazhab's core message and mandate. Those guilty of bioterrorism deserve to be booked under the Unlawful Activities Prevention Act, plus charged with sedition. This act gives the Government of India adequate powers to deal with activities directed against the integrity and sovereignty of India, including the power to ban associations carrying out subversive activities. We also appeal to you not to endanger precious lives of our doctors, nurses, and police officers by challenging the Mazhabi mandate of Islamists. Peace-loving Muslims are themselves abiding by the discipline required to fight coronavirus. They are coming forward for treatment willingly and getting it without any hindrance. But virulent Islamists who prefer the shelter of Allah to that of secular hospitals run by secular state, please let them have their choice and quarantine them in their masjids and in their markazes. In Muslim-dominated colonies, they know they will be well looked after by their own people. But please make sure that they can't come out and kill others. Pradhan Mantri ji, your kid glove treatment of and generosity towards Tabligis is misplaced. They are far more dangerous than corona or any other known virus on earth. Therefore, please invoke the Unlawful Activities Prevention Act to ban Tablighi Jamaat and seize all their properties because they are mass producing mass murderers. Dear Prime Minister, law-abiding citizens deserve to be protected from these deadly jihadis. Jai Hind.